अच्छा, ये एक पहले इसका सवाल है पॉलीगॉन मॉडल का, तो ये एक डेरिवेशन आती है, लेकिन इससे कुछ थ्योरी भी लिखनी होती है कि पॉलीगॉन स्कीम के लिए। तो इसमें अंदर जो लिखी है वर्डिंग, इसमें लिखा है एन ओर्न कंटेन बी ब्लैक एंड आर रेड बॉल्स। जो ओर्न है वो एक समझो कि एक सैंपल है जिसके अंदर हमारी बॉल्स हैं। तो ब्लैक बॉल्स भी हैं, रेड बॉल्स भी हैं, और अ बॉल इज थ्रोन एट रैंडम। अब इन दोनों में इन उसके अंदर से हमने मतलब उनको समझ लो एक सर्कल की तरह, एक हमारी जैसे बास्केट समझ लो, वहाँ पे दो बॉल्स हैं, एक ब्लैक और रेड, और एक बॉल वहाँ से हम उठा रहे हैं रैंडमली। रैंडमली हम बॉल उठा रहे हैं और वो रिप्लेस हो रही है दूसरी बॉल से, और उस बॉल को हम कहेंगे सी बॉल। ठीक है, तो अभी जो लिमिटिंग फॉर्म, ये सिर्फ तुमने ना स्टेटमेंट में बता रहा हूँ कि इसमें है क्या। इसमें है ये कि तुमने कंसीडर करना है एक ओर्न है। ओर्न का मतलब एक बास्केट है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे बॉल्स हमने रख दी, और बॉल्स हमारी स्टार्ट में दो कलर की हैं, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की, और उन दोनों को अलग अलग हमने लिखा हुआ है बी और आर। ठीक है, और फिर हमने बोला कि हमने बॉल जो है वो वहाँ से उठाई रैंडमली और उसको हमने रिप्लेस कर दिया सी बॉल से। ठीक है, अब ये जो आगे डी बॉल है इसकी बात की जा रही है, मतलब सी बॉल को भी फिर रिप्लेस कर दिया डी बॉल से, तो ये दूसरी स्कीम है। तो हमने अभी जो लिमिटिंग फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ उसमें हमने सी तक को ही फोकस करना है, और वहाँ पे फिर आर प्लस बी प्लस सी तक ही होगा, डी नहीं लिखोगे। ठीक है, अब मैं उस डेरिवेशन के ऊपर आ रहा हूँ जो कि असल करनी है। से मैं वर्डिंग बता रहा था एक्सप्लेनेशन के लिए कि ओन मॉडल है क्या। ये जो सर पढ़ा रहे थे पोली ओन स्कीम, इसके अंदर सिर्फ यही था कि दो बॉल्स थी, एक ब्लैक बॉल थी और एक रेड बॉल थी, और उसको हम रिप्लेस करते सी बॉल से और रैंडमली कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले मैंने जो वर्डिंग बताई थी वो तो लिख देना तुम लोग स्टार्ट में। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, ड्राइव द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द पोली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा। अब ये जो बना हुआ है, ये P प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, N1 जो है सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, और N जो है ये कॉमा के बाद जो है ये टोटल सैंपल साइज होता है हमारा। उसके बाद कम्बिनेशन लिखा है ये, क्योंकि जो N है वो हमारा टोटल है, तो टोटल का कम्बिनेशन होता है सैंपल के साथ, मतलब बड़ी वैल्यू का कम्बिनेशन बनता है। तो NC N1 का कम्बिनेशन बना। उसके बाद जो हमारी पहली बॉल थी वो ब्लैक बॉल थी, और फिर हमने उसको रिप्लेस करा सी बॉल से, सी से हमने रिप्लेस करा। तो ये जो इक्वेशन बन रही है याद रखना कि हमने बी प्लस सी प्लस 2C, मतलब जो सी बॉल थी वो फिर दो हो गई, फिर इस तरह चलती रही, तो N-1 C तक गया। अब यहाँ पे जो आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं समझना कि ये पूरी कोई वैल्यू इकट्ठा होकर आई हुई है। जिस तरह बी चल रहा था इस तरह आर के भी, क्योंकि ब्लैक और रेड दो बॉल्स थी ना, ब्लैक के लिए हमने इस तरह बनाया, इस तरह आर के लिए भी बनाने। तो आर प्लस सी, फिर आगे जाके आर प्लस N-2। अब यहाँ पे N2 क्यों आया और इधर N1 क्यों है? N1 इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि ये जो बी बॉल थी ये हमारा सैंपल 1 था, और रेड बॉल सैंपल 2 थी, और N जो था हमारा टोटल सैंपल था। अब डिवाइड में बी प्लस आर प्लस सी क्यों आया? इसकी वजह थी कि डिवाइड में हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल बॉल्स। तो वो हमने सम लिखा सबका, सारी बॉल्स का। तो ये इक्वेशन समझ आ गई। अगर किसी को नहीं आए तो ये याद रखना है फॉर्मूला एक तरीके से। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से इक्वेशन आई। उसके बाद हमने करना ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बाय बी प्लस आर की पावर एन। ये स्टेप याद रखना है कि हमने ये करना है बी प्लस आर की पावर एन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये क्यों करना है? पहला सवाल जहन में आता है कि ये हम क्यों करें। तो इसका जवाब ये कि आगे जाके हमने सब्सटीट्यूशन करनी है। मतलब हमने करना ये है कि बी अपॉन बी प्लस आर को लेट करना है आगे जाके। तो हमारी ये जो फॉर्म बन रही थी ये यहाँ पे ऊपर, तो ये वाली फॉर्म बन नहीं रही थी जो आगे जाके हमने सपोज करनी। इस वजह से हमने इसको डिवाइड करा है। तो डिवाइड में कुछ भी मुश्किल नहीं है, यही ऊपर वाली इक्वेशन तुम लोगों ने बना ली। उसके बाद डिवाइड इस तरीके से हुआ कि देखो बी है ये। अच्छा, पहली चीज़ ये रखनी है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू पहले लिख देनी तुमने, बी प्लस आर और बी प्लस आर।
अब यहाँ पे n1 प्लस n2 क्यों आया और डिवाइड में n क्यों आया? इसकी वजह मैंने बताई थी कि टोटल जो है वो नीचे आता है, तो टोटल हमारा n सैंपल है और जो ऊपर आता है वो आता है n1 और n2, जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस वजह से ये पावर लिखी गई। अब ये जो डिवाइड हुआ देखो, b जो है b डिवाइडेड बाय b प्लस आर, तो क्या आ गया, b अपॉन b प्लस आर आ गया। फिर b प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस आर, तो ये वैसे ही आ गया। इस तरह ये 2 वाली वैल्यू को हमने नहीं लिखा क्योंकि ये एक सीक्वेंस से हमने डॉट लगा के शॉर्ट कर दिया, तो ये हम कर सकते हैं। फिर ये जो वैल्यू थी n1 माइनस 1, इसको भी हमने b प्लस आर से डिवाइड करा, सबको डिवाइड करा। फिर इसी तरह r वाली वैल्यू थी, इसको भी करा। तो ये सिंपल है। अब ये एक लाइन पे आ नहीं रहा था इसलिए नीचे गया है, वरना ये एक ही लाइन में आ सकता है अगर कोई लिखना चाहे। ठीक है, अब ये जो डिवाइड वाली वैल्यू थी उसको भी हमने b प्लस आर से डिवाइड करा। ये कि डिवाइडिंग वाली वैल्यू थी, ये जो नीचे थी ना b प्लस आर, तो b प्लस आर क्या हो गया, 1 हो गया ना पहले, तो मतलब पहली वैल्यू 1 हो गई। और फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी, b प्लस आर प्लस सी डिवाइडेड बाई b प्लस आर, तो ये इसलिए डायरेक्ट दूसरी वैल्यू आई डिवाइड में। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अभी ये समझो कि 25% डेरिवेशन का स्टार्ट है अभी। तो ये डेरिवेशन का भी स्टार्ट है। तो ये मैंने सबसे पहले मैंने थ्योरी बताई कि पॉलीगॉन स्कीम क्या है। पॉलीगॉन स्कीम सिर्फ ये है कि हम बास्केट कंसीडर करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे हम अपना सैंपल रख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने एक ब्लैक बॉल रखी और एक रेड बॉल रखी और उसको रिप्लेस करा सी से, तो और रैंडमली हमने रिप्लेस करा। हमने लिखनी है वर्डिंग। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला बनाया और ये फॉर्मूला जो है n हमारा टोटल सैंपल है और n1 और n2 हमारा अलग अलग सैंपल है, जैसे कि एक बी बॉल के लिए और एक रेड बॉल के लिए। और यहाँ पे जो b प्लस आर डिवाइडेड बाई p प्लस आर की पावर n है, ये हमने इसलिए करा क्योंकि अगले पेज पे जब हम जाएंगे अभी, तो उसमें हमने सब्सटीट्यूशन करी है b अपॉन b प्लस आर की। तो ये सब्सटीट्यूशन की वजह से हमें याद रखना है कि ये स्टेप करना है। और असल मेन इक्वेशन ये वाली है, और ये इक्वेशन जो है ये भी मैंने बता दी कि हमने b से स्टार्ट करा और b प्लस सी रखा क्योंकि हम रिप्लेस करें c से। और ये जब हमने दूसरी बार रिप्लेसमेंट करी तो c जो बॉल्स थी वो 2 हो गई, तो इसलिए 2c आया। इसी तरह सिमिलरली r के लिए हमने करा, और n1 माइनस 1 जो हमने करा और n2 माइनस 1 करा। ये जो हमारी परमिटेशन होती है, जो एक सीक्वेंस चलता है, उसका हम एंड करना होता है हमने, तो हम लिखते हैं। और जो नीचे वाली बात है, नीचे जो आई है ये इसलिए आई है क्योंकि डिवाइड में हमेशा हम टोटल लिखते हैं। तो टोटल क्या होता है, सम ऑफ ऑल बॉल्स। तो हमने सम करा है तमाम बॉल्स का अपनी। जैसे हमारी स्टार्ट में 2 बॉल्स थी b प्लस आर, फिर जब तीसरी बॉल है b प्लस आर प्लस सी, तो अगला जो यहाँ पे आना था सीक्वेंस b प्लस आर प्लस 2c, लेकिन वो नहीं लिखा क्योंकि सीक्वेंस से कोई मसले की बात नहीं है। तो अब अगले पेज पर आते हैं। ये जो मैंने बात करी सब्सटीट्यूशन की, ये सब्सटीट्यूशन की गई है यहाँ पे। सब्सटीट्यूशन जो हमने डिवाइड करा था ना b प्लस आर की पावर n, वो स्टेप का मकसद ये था कि हमने आगे जाके एक ऐसी फॉर्म बनानी थी कि हम सब्सटीट्यूट करें। तो अब यहाँ पे इसको p से किया, एक को q से करा है और इसको गामा से करा है। ठीक है, ये r नहीं है, गामा है। अच्छा, ये r क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमारा तो एक r रेड बॉल थी ना, तो अगर हम इसको r कर देंगे तो सेम हो जाएगा, तो मसला हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए इसको इस तरीके से इस साइन से करें। अब यहाँ पे कोई और इसको किसी और साइन से भी कर सकता था, लेकिन अब वो जो हमारे टीचर चेक करेंगे उनकी सहूलत के लिए हम यही साइन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे p क्यों लिखा गया और यहाँ क्यों लिखा गया है, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी एक q होती है और एक p होती है और एक q होती है। तो जो पहली बॉल है ब्लैक बॉल थी, तो उसको हमने p दे दिया, और जो रेड बॉल थी उसको हमने q कह दिया। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है ना टोटल डिवाइडेड बाय जो हमारा आउटपुट होता है, मतलब b, और टोटल क्या होगा b प्लस आर। इसी तरह q में भी b प्लस आर टोटल है। ठीक है, और ये गामा जो है इसकी वैल्यू भी किस तरह है, ये b प्लस आर प्लस बी लिखा हुआ है, या b प्लस आर लिखो बाद देखिए, बस इधर c आ गया। तो ये तीनों को सब्सटीट्यूशन जो है हमने करी। अब ये सब्सटीट्यूशन तुम लोग को डायरेक्ट लग रही है कि डायरेक्ट p कैसे आ गया, तो जो पिछला पेज मैंने शेयर करा था उस पेज पे
यहाँ पे p की जगह b अपॉन b प्लस आर लिखा हुआ था, तो उसकी जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया। इस तरह जहाँ जहाँ ये वैल्यूज हमें मिल रही थी हमने सब्स्टिट्यूट करा, तो ये स्टेप सब्स्टिट्यूशन से हुआ है, ठीक है। और ये देखो ये n1 - 1 के ऊपर हमने बार लगा दिया सिर्फ दिखाने के लिए कि ये हमारा सैंपल है। अब यहाँ पे अगला स्टेप जो है, यहाँ पे हमने इसको कॉमन लिया है, हमने कॉमन लिया किसको, ये गामा को, और गामा कॉमन लिया तो जहाँ जिस सैंपल से कॉमन लिया उसकी पावर में उसका नंबर लिखा हमने लिया जब पहले सैंपल से जो कि ब्लैक बॉल का था और उसको हमने p से रिप्रेजेंट करा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे गामा पे n1 आया, फिर उधर भी कॉमन लिया उधर n2 आया, और जब हम नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पे पावर n आ गई। तो ये स्टेप भी बिल्कुल सिंपल है, कॉमन लेना सबको आता है, और जहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा वहाँ से हमने डिवाइड करा, जिसे कहते हैं फोर्स कॉमन। एग्जाम्पल के तौर पर पहली वैल्यू देखो, ये है p, ठीक है। अब यहाँ इसके नीचे तो नहीं है गामा, लेकिन जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे था तो 1 आ गया, यहाँ पे नहीं था, तो मतलब हमने सिर्फ उस तरीके से करा है कि जहाँ पे नहीं था वहाँ फोर्स कॉमन। तो ये स्टेप डायरेक्ट हुआ है, क्योंकि डेरिवेशन हमारा कॉन्सेप्ट यही चलता आ रहा था कि प्रोबेबिलिटी में सिर्फ रट्टा है कि रट्टा लगा के जाओ पेपर करके आओ, लेकिन मैंने रट्टा लगाने की कोशिश करी तो पॉसिबल नहीं हुआ रट्टा लगना, तो फिर समझा मैंने, तो जो मुझे जो समझ आया वो मैं बता रहा हूँ, सर का जिसको समझ आया वो मुझे बता देगी सर ने क्या बताया था। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने करा ये कि लिमिट जो है ना वो इन्फिनिटी करी हमने, इन्फिनिटी करा, क्योंकि जिस तरह हमने अभी एसएम का पेपर दिया है उसके अंदर भी हम एन को इन्फिनाइट लेते जाते हैं, ताकि हम ना जो सोल्यूशन है उसको सिंपल करें, बहुत सारी वैल्यूज एलिमिनेट कर देते हैं हम जब इन्फिनिटी लेते हैं। तो हमने इन्फिनिटी लिया और पी को 0 ले लिया, और ये गामा को भी 0 ले लिया, और एन पी हमारा मीन होता है, जो कि हमें पता है बाइनोमियल में हमने पढ़ा, लैम्डा के बराबर मीन को हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि अब ये जो वैल्यू आई है ना हमारी, ये वैल्यू, इस वैल्यू को रट्टा तो लगाना है, क्योंकि इस वैल्यू का जो लाने का तरीक़ेकार है ये बहुत लॉन्ग स्टेप्स हैं, मतलब एक पेज की मज़ीद डेरिवेशन लगेगी इसको लाने में, वो भी मैंने देखी हुई है, लेकिन जो हमें नोट्स मिले थे उसके अंदर डायरेक्ट लिखा गया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो कोई बंदा इसको रट्टा लगा ले, या तो कोई बंदा वो डेरिवेशन करके दिखा दे कि भाई हमें सब आता है और ज़्यादा नंबर ले जाए। तो मैं तो यही डायरेक्ट लिख के आऊँगा, और मैं डायरेक्ट जिस तरीके से याद करा है मैं उसकी बात करता हूँ कि मैंने किस तरीके से याद रखा है। देखो n/n1 मतलब कॉम्बिनेशन जो है ये मैंने डायरेक्ट लिखा, फिर वहाँ पे मैंने देखा p अपॉन गामा था तो मैंने वो लिखा, ठीक है, और फिर n-1 ये लिखा और परमिटेशन लिखा। अबू तो ये परमिटेशन मैंने लिखा। अच्छा, एक इसमें मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि तुम एक याद कर लो सारे तुम्हें हो जाएंगे। जैसे तुम्हें p अपॉन गामा ये है, इसका तुमने याद रखा, ठीक है, तो दूसरे का भी उसी तरीके से हो रहा है, बस n2 आ रहा है और q हो रहा है, और आखिरी वाले में 1 अपॉन गामा, मतलब जो नीचे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तुम्हें नजर आ रही है ना 1 अपॉन गामा, तो एक याद करके मैंने तीनों याद रख लिए, तीनों को मैं याद नहीं रख सकता, मुश्किल होती, मैंने एक को सही से याद रखा। करना क्या है, p अपॉन गामा वहाँ पहली वैल्यू हमें नजर आ रही है उसी को लिखा, और फिर उसके एंड में जो वैल्यू आ रही है n-1 उसका परमिटेशन बनाया n1 के साथ। तो ये परमिटेशन वाला स्टेप तो सब में सेम है, इधर n2-1 का परमिटेशन बना, इधर लास्ट वाले में n-1 का परमिटेशन बना। तो ये स्टेप समझ आ गया होगा सबको। अब अगला, अब इसकी जो ये जो आया इसकी डेरिवेशन है इसको लाने की भी, और ये सर ने नोट्स दिए थे उसमें थी, लेकिन जब सवाल सर ने नोट्स के अंदर लिखा हुआ था कि ड्राइव द लिमिटिंग फॉर्म, तो वहाँ पे डेरिवेशन नहीं करी गई डायरेक्ट, क्योंकि पहली इतनी बड़ी डेरिवेशन है, अगर हम इस डेरिवेशन में और डेरिवेशन लिखेंगे तो 6 पेज में मतलब पूरा पेपर यही ले जाएगा हमारा, तो इस वजह से इसको डायरेक्ट ही लिखना है। अच्छा, अब यहाँ से कम्बिनेशन गायब कैसे हो गया, यहाँ पे n और n1 का कम्बिनेशन था जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब जहन में सवाल आता है कि ये कैसे गायब हो गया। तो ये गायब ऐसे हो गया कि इसकी भी एक डेरिवेशन है कि हम कम्बिनेशन और परमिटेशन को किस तरीके से मतलब ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे n1 का कम्बिनेशन है ना n के साथ, और उधर परमिटेशन लगी हुई है अंदर n1 के साथ, तो इसकी एक डेरिवेशन है जिसके ज़रिए से हम डायरेक्ट कर सकते, मतलब ये स्टेप आएगा अगला जो डायरेक्ट आया हुआ है ना, इसके पीछे भी एक पेज का प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस भी नहीं करना
हमने डायरेक्ट लिखना है। अब डायरेक्ट हमने किस तरीके से लिखना है, डायरेक्ट तुमने याद रखना है कि जब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन सेम चीज़ का लगे किसी चीज़ पे, तो हम परम्यूटेशन को ख़त्म कर देते हैं और सीधा कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, ये याद रखना है। अब ये एक प्रूफ है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, एक पेज का, ये प्रूफ लगाओगे तो बहुत लंबा काम होगा, तो इसलिए डायरेक्ट लिखना है। तो परम्यूटेशन इधर से भी ख़त्म हो गई, इधर से भी हो गई, इधर से भी हो गई। फिर हमने क्या करा, अगले स्टेप में हमने अपनी आसानी के लिए कंसीडर करा, किसको कंसीडर करा, एक क्यू अपॉन गामा को और 1 अपॉन गामा को, पी अपॉन गामा को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने की वजह क्या थी, इग्नोर करने की वजह ये थी कि हम अपनी आसानी चाहते हैं। जिस तरह मैंने बात बोली कि आसानी के लिए ही हमने ये स्टेप डायरेक्ट लिखा, फिर अगला स्टेप डायरेक्ट लिखा, जबकि एक पेज की डेरिवेशंस मौजूद हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो, हम डेरिवेशन पे इतना टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें 10 डेरिवेशन करनी है और 2 दिन का गैप है और हम डेमो के गैप में इसलिए कर रहे हैं। तो हमने से 2 कंसीडर करी, उसको इग्नोर कर दिया। अब अगले पेज पे आएंगे तो उसके अंदर हमने इन 2 को ही सॉल्व करा हुआ है और इन 2 के सोल्यूशन में हमने डायरेक्टली अगले फिर 4th पेज पे जाके हमने उसको ऐड करा है। तो ये डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 से 6 बार करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक्स के लिए मैंने बता दी, आसान ही हो जाएगी अब याद करने में और रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी इसकी। मैं अगले पेज पे आता हूँ। अब वो वैल्यू जो हमने कंसीडर करी थी, अच्छा ये शायद मैं अगले पेज पे 1 मिनट में चेक करता हूँ कि यही पेज है या दूसरा है।
मेरी आवाज अब आ रही है? अच्छा, मेरा माइक बंद था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। या पहले अभी बंद हुआ था या पहले से था? 5 मिनट जब से मैंने ज्वाइन किया तुम बंद पड़े हो। अच्छा, ये मैंने यहाँ तक ये मैंने बता दिया था या पिछले वाले पेज पे था मैं? मतलब कहाँ तक आवाज आई थी? ये नहीं बताया तुमने, म्यूट थे यहाँ पे। और पिछले वाले पेज पे? पिछले पेज पे आता हूँ यार। ये बता दिया था ये बात कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हमने। हाँ ठीक है, मुझे पता नहीं कैसे म्यूट हो गया, मैंने तो नहीं करा था म्यूट। अच्छा, मैंने ये बात बता दी थी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करा हमने n से, तो ये जो हमारी वैल्यू बनी इसको हमने रिप्लेस करा फाई इनवर्स से, जो एन आर वैल्यू बन रही है। ठीक है, और ये जो q है, q का मैंने बोला कि 1 माइनस पी, क्यू इक्वल टू माइनस पी प्लस 1, तो ये रिप्लेसमेंट हमने करी। तो यहाँ पे इस स्टेप में तुम्हें क्या नज़र आया कि q को हमने सिर्फ चेंज करा और ये एन आर को हमने फाई इनवर्स में चेंज करा नीचे। ठीक है, अब उसके बाद इसको जब तुम ऊपर लाओगे या इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले स्टेप में, तो तुम्हें ये एन फाई और लेमडा फाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ ब्रेक करोगे इसको तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाला था, ये तो ऊपर आके पॉजिटिव हो गया। अब इसको एक्सपेंड करें हमने, एक्सपेंड हमने ऐसे करा है कि हमें ये जो पहली वैल्यू है हमने वैसे ही लिखी, फिर -2 करा और फिर n-1 जिस तरह हम करते हैं एक्सपेंड, और नीचे वाली वैल्यू को हमने किस तरीके से करा, ये जो उसके साथ वाली वैल्यू थी इसको करा हमने, इधर भी n-1 पहली लिखी और फिर n-2 फिर n-1 आखिरी, इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। फिर आगे चल के हमने क्या करा, लिमिट को इन्फिनिटी हम लेके गए ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को स्मॉल कर दें। बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो इन्फिनिटी पे हम लेके गए। तो हमने करा ये कि n ना कॉमन लिए हर जगह से। जब हमने हर जगह से n कॉमन ले लिया ना, तो बहुत जगहों पे n नहीं था, तो n डिवाइड में आ गया, और जब भी इन्फिनिटी डिवाइड में आता है तो वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो वो सारी वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू आई। अब तुम लोग जब खुद करोगे तो ये वैल्यू शायद ना आ रही हो, तो मैं बेहतर ये बोलूँगा इस वैल्यू को याद रख लो, क्योंकि ये डेरिवेशन का एंड है, ताकि तुम लोग की डेरिवेशन का भी कोई मसला हो जाए तुम एंड में आंसर तो सही ले आओ। तो ये वैल्यू याद रख लेना। अब इस वैल्यू की जो आगे सिंप्लीफिकेशन हुई है इस तरह हुई है कि ये जो हमारा 1/1 प्लस पी की पावर n है, तो 1 प्लस पी की पावर n का मतलब ये है कि 1 प्लस पी जो है वो n1 प्लस n2 का है, मतलब दोनों का है। तो हमने क्या करा, n2 का उसको दे दिया और n1 को अलग कर दिया, क्योंकि n जो है वो दोनों का सम होता है ना, सेट 1 और सेट 2 का। तो ये इस तरीके से हुआ है डायरेक्ट। उसके बाद हमने करा कंसीडर वंस अगेन बाय यूजिंग द अबव एक्सप्रेशन। अब जो ये वैल्यू हमारी आ गई, ये हमने लिख दी, लेकिन अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ना, जो पीछे हमने इग्नोर करी थी वैल्यू, वो वैल्यू लिखी है। अब उस वैल्यू को हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, उस वैल्यू पे भी ये वाले सारे काम करे तब लिखा। तो अब वो वाले काम मुझे लगता है कि सर ने अपने दिमाग में करे थे कि डायरेक्ट ये इस पे डायरेक्ट आके लगा दिया। तो फिर अब जब मैंने अलग से कॉपी पे करे थे तो सारे काम करके, मतलब सॉल्यूशन जिस तरह ऊपर वालों का हुआ है, इन दो को हमने कंसीडर करा था, इसी तरह इसका भी हमने करा, लेकिन सर ने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है कि लोग रट्टा लगाएं फिर। तो ये वाली जो वैल्यू हमने उठाई पीछे से ही है, लेकिन उसको सॉल्व करा है तब जाके आई, तो सोल्यूशन उसका था ही नहीं,
डायरेक्ट उन्होंने लिखी है, तो ये वाली वैल्यू तुम लोग को फिर याद ही करनी पड़ जाएगी, क्योंकि पहली डेरिवेशन ये 4 पेज पे जा रही है। अब हम इसमें जो चीज़ें डायरेक्ट लिखी हैं अगर हमको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 6 पेज पे चली जाएगी। तो इसलिए ये जो आखिरी जो ड्राइव हुई है फॉर्म, इसको याद रखने वाली चीज़ है, मतलब इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट की लॉजिक्स और जो तरीक़ेकार है वो मैंने बता दिया। तो अब कोई किसी को कोई मसला है तो वो पूछे, ताकि मैं रिव्यू दूँ इस डेरिवेशन का। रिव्यू दे दो। तुम्हें क्या चीज़ समझ नहीं आई? चलो मैं रिव्यू देता हूँ स्टार्ट से, ताकि एक ये बार इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनाम को पास पेपर का नहीं बताना। अच्छा चलो ठीक है। मतलब ये आई भी है पीछे, मतलब पेपर्स वगैरह में? पीछे आई हुई है, लेकिन मनाम को नहीं बताना, वो पूरा करेगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैं रिव्यू दे रहा हूँ डेरिवेशन का। रिव्यू ये है कि सबसे पहले हमने कंसीडर करना है कि ऑर्न स्कीम को। ऑर्न स्कीम होती है कि हम समझो कि कोई भी सैंपल है, बास्केट है, जहाँ पे हम अपनी बॉल्स रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉल्स हैं, एक ब्लैक बॉल है, एक रेड बॉल है, और वो वहाँ से कोई भी एक बॉल उठाई जा रही है रैंडमली, और वो रिप्लेस कर रही है किससे? सी बॉल से। ठीक है, ये सिर्फ तुमने वर्डिंग लिखनी है। अब ये जो आगे की वर्डिंग है ना, ये ओन मॉडल है, और ओन मॉडल हमने नहीं करना, हम लिमिटिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओन मॉडल में ना सी के बाद डी भी होता है, लेकिन हम सी तक करें क्योंकि लिमिटिंग फॉर्म पे हम अभी हैं। तो सबसे पहले तुमने वर्डिंग लिख देनी है, डिफाइन कर देना है ओन मॉडल होता क्या है, और ये तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मैं दूसरी पेज पे आता हूँ जिसके अंदर इसकी फॉर्म बताई हुई है मैंने। अच्छा, ये फिर जो फॉर्म मैंने बनाई इसके बारे में मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से बनाई, कि हमारा n जो है वो टोटल है, और n1 जो ब्लैक का, और n2 जो है वो रेड का है। और स्टार्ट हमने ब्लैक से करा, फिर ब्लैक में सी ऐड करा, मतलब रिप्लेस करा, तो बी प्लस सी हो गया, फिर बी प्लस 2 सी हो गया। इस तरह ये चलता गया सीक्वेंस। इसी तरह फिर हमने n के लिए भी यही करा, और डिवाइड हम टोटल से करते हैं, तो इसलिए हमने बी प्लस आर प्लस सी रखा। और फिर हमने b प्लस आर की पावर n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, ताकि हम इसको आगे जाके सब्सटीट्यूशन कर सकें। तो हमने जब मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू ये आई, इसके ऊपर हमने जिस सैंपल के साइज से मल्टीप्लाई करा उसकी पावर लगाई। जैसे नीचे वाला जो था हमारा टोटल था, तो वो सैंपल n था, और ऊपर जो था n1 था और n2 था। तो हम तीसरे पेज पर आते हैं। तो सब्सटीट्यूशन की जहाँ तक बात है, सब्सटीट्यूशन ये जो वैल्यू है ये याद रखनी है, एक प्रोबेबिलिटी में हमारा p होता है और एक q होता है, और फर्स्ट बॉल को हमने p कह दिया और सेकंड बॉल को हमने q कह दिया, और उसके बाद जो जिससे हम रिप्लेस कर रहे थे उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने गामा से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद उसी जो हमारा पिछली इक्वेशन थी उसके अंदर हमने सिंपल सब्सटीट्यूशन करी है। सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमने गामा को कॉमन निकाला, और जहाँ से गामा कॉमन निकला वहाँ पे पावर उसी सैंपल की है। जैसे n1 से कॉमन लिया तो n1 आ गई, उधर n2 से लिया तो n2 आ गई, और n से लिया तो n आ गई। फिर हमने लिखा कि n को हम इन्फिनाइट तक ले गए, तो हमारा जो p है वो 0 हो गया, और जो हमारा गामा है वो भी 0 हो गया, और np लैम्डा हो गया। ये वर्डिंग याद रखनी है। तो अब ये जो फॉर्म आई, ये जो हमारी वर्डिंग लिखी है, एक डेरिवेशन की वजह से लिखी गई, तो डेरिवेशन हमने नहीं करनी, हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। और डायरेक्ट वैल्यू उस तरह लिखनी है कि तुम n और n1 का कम्बिनेशन तो याद रख लोगे, और उधर से जो p अपॉन गामा है वो वैसे ही लिखा, उधर n-1 और का परमिटेशन n1 के साथ। तो एक भी तुम याद कर लो, तो ये 3 सैंपल हैं, तो तीनों का याद इस तरह रह जाएगा कि एक में n2 हो जाएगा और एक में नीचे वाले में n हो जाएगा, और q अपॉन गामा उधर लिखा हुआ है उस वाले सैंपल में, और 1 अपॉन गामा नीचे वाले में लिखा हुआ है, तो वहीं से देख के तुम उठा लोगे।
फिर कम्बिनेशन को हमने ख़त्म करा परम्यूटेशन को हमने ख़त्म करा कम्बिनेशन से। तो ये इसके पीछे भी एक डेरिवेशन है, वो हमें नहीं करनी, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि परम्यूटेशन हम हटा देंगे और कम्बिनेशन ये बाहर वाला हटा के हम अंदर लगा देंगे, मतलब परम्यूटेशन की जगह कम्बिनेशन हो जाएगा ये। तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी रही और ये कम्बिनेशन बन गया। उसके बाद हमने सिर्फ 2 को कंसीडर करा, आखिरी वाले को नहीं करा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करा Q अपॉन गामा को और 1 अपॉन गामा को n से, और फिर NP उसमें पुट कर दिया लैम्डा की जगह, और n गामा को हमने कर दिया फाई इनवर्स से। तो हम अगले पेज पे आते हैं। तो अगले पेज पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुई है। अच्छा, ये हमने उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर दी, और सब्स्टिट्यूशन कर दी किसकी जगह हमने, अच्छा हमने n मल्टीप्लाई डिवाइड करा, और फिर जो q की जगह हमने q को हटाया, p की लिखा, जो कि हमारा फॉर्मूला 1 q प्लस p इक्वल टू 1, उसकी मदद से, और फिर जो n था इसको फाई इनवर्स की जगह लिख दिया, फाई इनवर्स की जगह लिख दिया, और फिर ये जो हमारा कम्बिनेशन था इसको हमने एक्सपेंड करा, और फिर हमने यहाँ पे इन्फिनाइट n लिमिट ली, और जब ये इन्फिनाइट लगी तो n हमने कॉमन लिया ताकि इन्फिनाइट रेसिप्रोकल में आके सबको ज़ीरो करे, और ये वाली वैल्यू याद रखनी है। और ये जो n है, ये n किसके इक्वल होता है, n1 प्लस n2 के, तो इस वजह से 1 अपॉन p जो है ये n2 का उसको दे दिया और n1 का अलग कर दिया। और उसके बाद ये जो पीछे लिखा हुआ है कि कंसीडर वंस अगेन बाय यूजिंग द अबव एक्सप्रेशन, मतलब पिछली वाली जो इग्नोर करी थी उसको वापस लाया, लेकिन वापस हकीकत में नहीं लाए, क्योंकि उस वापस लाने वाले को भी हमने डेरिवेशन पूरी उसकी भी एक पेज की लगाई है। तो बेहतर ये है कि इसको भी याद कर लो, लैम्डा p प्लस n-1 वाली वैल्यू को याद रख लो, और वो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये बाकी, ठीक है। और ये आखिरी के जो स्टेप हैं ये याद करने वाले स्टेप हैं। तो ये हमारी ना लिमिटिंग फॉर्म ख़त्म हो गई पॉलीगॉन स्कीम की। तो ये एक सवाल हमारा कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह हम फिर बाकी कल करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं, ताकि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है वो देख लें। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप। आतिफ, ये जो तुम तैयारी करवा रहे हो ये किस एस्पेक्ट से करवा रहे हो? यानी जब सर ने एक जब हम फिजिकल क्लासेस हमारी हो रही थी तो सर ने बाकायदा प्रॉपर लिखवाया था कि जैसे एक क्वेश्चन कंडीशनल उससे बन सकता है, 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उसको सामने रखते हुए करवा रहे हो? हाँ, उसी को रखते हुए करवा रहा हूँ। सर ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि पेपर पैटर्न के लिहाज से, उसी को देखते हुए कर हाँ, रहा हूँ मैं। और पास पेपर को नहीं देख के कर रहा मैं, क्योंकि पास पेपर में फिर पेपर नहीं बन रहे, वो पेपर लगते ही नहीं है, मतलब पेपर नए बन रहे हैं इस बार, क्योंकि असाइनमेंट वाला सीन हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन जो सर ने पढ़ा उसी में पेपर आ रहा है, ये इतना है। तो इस वजह से जो सर ने पढ़ा उसी टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं, और चॉइस वो अच्छी खासी देते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं, और एक ये 20 डेरिवेशन हो गई। तो हम इसी तरह अगले दिन भी एक डेरिवेशन करेंगे, उससे अगले दिन भी, तो हम 3 डेरिवेशन कर लेंगे, जो कि आतिफ 20 का क्या हुआ? किसका 20 मार्क्स का क्या हुआ? कौन से 20 मार्क्स? अभी तुमने कुछ बोला ना, 10 में से 5 करने होते हैं, 20 मार्क्स का क्या था? मैं ये बोला था अभी ये जो डेरिवेशन कराई ये 20 मार्क्स की आएगी। फक, सही। और इस तरह हम 3 दिन 3 डेरिवेशन करेंगे, और मैं ज़्यादा डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुझे खुद पता है याद करना आसान नहीं है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, 5 दफ़ा तुम्हें करनी पड़ेगी बिल्कुल पक्का करने के लिए। तो अभी मैंने एक करा दी, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, ताकि कोई फंसे तो वो रिकॉर्डिंग देख ले। तो एक एक डेरिवेशन तुम एक दिन में कर लो तो बहुत, मैं समझता हूँ कामयाबी है तुम्हारी। 3 अभी कर लो, बाकी पेपर के दिन में 2 गैप हैं, तो उन दिनों में तुम 2 कर लोगे, तो 5 डेरिवेशन तुम्हारी हो जाएंगी। तो उन 5 में से मतलब कोई 1 या 2 आएंगी? 5 आएंगी, क्यों 1-2 आएंगी? 10 सवाल आते हैं ना, 10 में से 5 करने हैं, तो 5 वो डेरिवेशन में बता रहा हूँ जो सर ने क्लास में कराई है, तो सर वो 5 तो देंगे जब उन्होंने पढ़ाई है। अच्छा आतिफ, मेरी बात सुनो, ये पेपर में जो है वैल्यूज पुट करने का सवाल आएगा क्या? नहीं नहीं, कोई वैल्यू पुट नहीं, सब रही है इसी तरह की सारी डेरिवेशन हैं, कैलकुलेटर का मसला ही नहीं है यहाँ पे। भाई कंफर्म बता दे, क्योंकि देख बिल्कुल फेल होना बर्दाश्त कर ही नहीं सकते अब। यार कंफर्म तो वही बता सकता है जो पेपर बना रहा है, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया उसमें कोई कभी उन्होंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करा ही नहीं हमारी क्लास में।
बा जानी टेंशन नहीं है, फिर तो पास है इंशाल्लाह। कोई कैलकुलेटर वाला काम ही नहीं, सिर्फ रट्टा है। और रट्टा भी मैं सर आसान तरीके से बता रहा हूँ कि तुम कहाँ तुम्हें समझ के हो सकता है। सेट जानी, तो तुम अब इसकी वीडियो कब अपलोड करोगे? बस अभी अपलोड पे लगा देता हूँ ताकि जो रह गया देखने से वो वीडियो देख ले। और इसी का मैं बोलता हूँ कि साथ के साथ अभी जो मैं वीडियो में करा रहा हूँ ना, साथ के साथ याद करते जाओ, ताकि फिर जमा हो जाएगा काम, फिर मसला हो जाएगा। और फिर डेमो शुरू करनी है 3 दिन बाद से ना, मतलब आज के 2 दिन बाद से डेमो की फिर पेपर है अगला। ठीक है ना, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सेट जानी, अच्छा, अब ये मतलब हमें ये जो प्रोबेबिलिटी का पेपर अभी अटेम्प्ट करना है, बस ये टोटली उस पे बेस करता है, डेरिवेशंस पे? हाँ, टोटल डेरिवेशन पे करता है। पिछली बार भी टोटल डेरिवेशन पे था, पिछला पेपर जो हुआ है। अच्छा आतिफ, इसके सवाल कैसे आएंगे? सवाल मैंने बताया तो था अभी कि लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल स्कीम। अबे मैं असल में थोड़ा लेट आया था तो मुझे लगा तुमने बताएंगे, सॉरी। हाँ, तुम्हें तो यार मैं कह रहा हूँ ना कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, वो देख लेना, मसला नहीं है। सेट जानी, सेट हो गया। ठीक है, कोई मसला होगा रिकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, एंड कर। ओके।